अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की क्लास से हम लोग इंशाल्लाह यूईटी के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ये वो सवालात जो आपसे यूईटी के पेपर में पूछे गए। सुना क्वेश्चन नंबर 1। अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप व्हेन पाइप इज कंस्ट्रक्टेड देन। अब हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि अगर कोई भी हमारे पास जो फ्लूइड है, अगर वो पाइप से गुजर रहा है और पाइप हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टेड है। कंस्ट्रक्टेड से मुराद है कि हमारे पास जो पाइप है उसका एरिया छोटा है। हमारे पास जो पाइप है उसका एरिया डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये पाइप कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी जो पाइप है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया हमारे पास जो है वो डिक्रीज है। अब देखो फ्लूइड क्या होता है। हमारे इंटर लेवल पे फ्लूइड बेसिकली ये चीज होती है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हो सकती कोई भी चीज जो कि फ्लो हो सकती है उसे हम लोग कह रहे होते हैं डेट इज कि वो फ्लूइड है। जैसे सारी की सारी हमारे पास गैसेस और सारे के सारे हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं ये हमारे पास आते हैं फ्लूइड्स के अंदर, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। और फ्लूइड की एक एडवांस डेफिनेशन भी होती है। और फ्लूइड्स की एडवांस डेफिनेशन हमारे पास ये है कि अगर कोई भी हमारे पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर हम लोग अगर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें, उस मटेरियल पे अगर हम लोग जो है वो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें जिसकी वजह से हमारे पास उस मटेरियल में टेंजेंशियल स्ट्रेस आ जाए, ठीक है। और टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से हमारे पास वो जो मटेरियल है, ओके, टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से हमारे पास वो जो मटेरियल है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लोग शेयर स्ट्रेस भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो उस शेयर स्ट्रेस की वजह से हमारे पास जो वो मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाए। क्या आ जाए? उसके अंदर हमारे पास डिफॉर्मेशन आ जाए। और वो डिफॉर्मेशन ऐसी हो कि हमारे पास वो कंटिन्यू डिफॉर्मेशन हो। कैसी डिफॉर्मेशन हो? डिफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी हो कि वो एक कंटिन्यू डिफॉर्मेशन हो। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग फ्लूइड का नाम कहते हैं, ठीक है। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड बेसिकली हमारे पास होता है कोई भी मटेरियल है, उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करिए जिसकी वजह से उस मटेरियल के अंदर हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस आ रहा है। और टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से हमारे पास जो बॉडी है, ओके, वो कंटिन्यू डिफॉर्म। तो ये जो हमारे पास कोई भी बॉडी अगर वो कंटिन्यू डिफॉर्म हो रही है टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से, तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये कौन सा मटेरियल है, ये हमारे पास फ्लूइड है। लेट सपोज कि फ्लूइड का कोई पार्टिकल है, ठीक है, और आप जो है उसको यहाँ से ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। एक सेकंड गुजरेगा, पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक और सेकंड गुजरेगा, यानी कि 2 सेकंड हो जाएंगे, पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो कोई भी जो पार्टिकल है, ठीक है, वो कंटिन्यू डिफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग नाम दे रहे होते हैं, दैट इज फ्लूइड का। ओके, ये एक एडवांस लेवल डेफिनेशन है जो कि इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई जाती है। अच्छा, अब देखो हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि जब आप फ्लूइड पढ़ोगे ना, फ्लूइड स्टैटिक्स या फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तो उसके अंदर एक बहुत ज्यादा जो है वो मेजर पार्ट प्ले होता है हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन का। ओके, हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिससे हम लोग कह रहे होते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में हम लोग बेसिकली ये वाली चीज को मान रहे होते हैं कि हमारे पास जो मास फ्लो रेट है, ओके, इनलेट का और आउटलेट का, वो कैसा है? वो हमारे पास कांस्टेंट है। मास फ्लो रेट को हम लोग बेसिकली एम और जीरो से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग कह रहे होते हैं मास फ्लो रेट। तो जो हमारे पास मास फ्लो रेट होता है आउटलेट का, वही हमारे पास मास फ्लो रेट होता है इनलेट का। हम लोग जो बेसिक हमारे पास ये एक प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का। अच्छा, फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग का बर्नौली इक्वेशन भी हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। फिर हम लोगों ने वाली बात जो है ये देखी होती है फ्लूइड के अंदर कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका प्रेशर के साथ हमारे पास जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? वो हमारे पास इनवर्स होता है। ये शॉर्टकट के तौर पे भी आप इसको याद कर सकते हो कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका प्रेशर के साथ हमारे पास रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रेशर है अगर वो इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? वो हमारे पास डिक्रीज होगी। अब अगर हमारे पास जो प्रेशर है, ओके, उसको डिक्रीज किया जाएगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? वो हमारे पास इंक्रीज होगी। और अगर कोई भी हमारे पास एक पाइप है, लेट सपोज ये हमारे पास ये कहता कोई पाइप है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है पाइप का, ठीक, वो छोटा है। और यहाँ पे हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है पाइप का वो बड़ा है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है पाइप का, ठीक है, वो छोटा है, यानी कि यहाँ पे जो पाइप का एरिया है, ठीक है, वो कैसा है? वो हमारे पास स्मॉल है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पाइप है उसका एरिया स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो वेलोसिटी, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगी? वो मेरे पास यहाँ पे ज्यादा होगी। और वेलोसिटी का प्रेशर के साथ हमारे पास जो रिलेशन चलता है वो कैसा चलता है? वो हमारे पास चलता है इनवर्स। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? वो हमारे पास डिक्रीज होगा।
तो जब पाइप को कंस्ट्रक्टेड किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो पाइप की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज होगी, और पाइप का हमारे पास जो प्रेशर है, ठीक है, वो कैसा होगा, वो हमारे पास डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, वन ऑफ टू फोर्स डबल एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स, द एंगल बिटवीन देम इज। अब हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर बेशुमार हमारे पास जो है वो फॉर्मूलाज होते हैं। अब इन बेशुमार फॉर्मूलाज को याद करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम पेश आती है, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीका हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हमेशा जब भी दो वेक्टर्स मिले, ठीक है, और उन दो वेक्टर्स के रिजल्ट से हमें एक अदद रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए, या फिर उस रिजल्टेंट वेक्टर का साइज कितना होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला हमारे पास होगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। और इसी प्लस का टू ए बी कॉस ऑफ थीटा को कभी कभी हम लोग माइनस के साइड साथ भी जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन मेजोरिटी केसेस के अंदर हम लोग जो है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी कॉस थीटा ही यूज करते हैं। अब मैंने कहा था कि आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का एक अदर फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ए है वो फर्स्ट वेक्टर है और बी हमारे पास सेकंड वेक्टर है। ये जो हमारे पास थीटा है ना, ये थीटा, ये बेसिकली हमारे पास होगा एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। थीटा बेसिकली हमारे पास एंगल होगा बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू बी कॉस ऑफ थीटा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, और ए और बी वेक्टर के रिजल्ट से मिलने वाले रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको बआसानी यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस है, लिखा हुआ है वन ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है, टू फोर्सेस है। दोनों फोर्सेस में से हमारे पास जो एक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास डबल है पहले के मुकाबले में। पहली लाइन के अंदर आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा कि वन ऑफ टू फोर्सेस डबल, यानी कि दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो डबल है पहले फोर्स के मुकाबले। यानी कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास पहली फोर्स एक्स है तो दूसरी फोर्स मेरे पास बी है, वो भी मेरे पास एक्स है। ओके, ये दोनों फोर्सेस हैं और ये एक्स एक्स क्या है, ये एक्स हमारे पास उनका मैग्नीट्यूड है। दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे फोर्स के मुकाबले में डबल है, यानी कि ए और बी दो फोर्सेस हैं। पर एक ए फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास 2x है तो बी फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास x होगा। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर बी फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास 2x है तो ए फोर्स का हमारे पास मैग्नीट्यूड हमारे पास x होगा, क्योंकि पहली वन ऑफ टू फोर्सेस डबल में हमें ये वाली बात समझाई जा रही है। अब लिखा हुआ है कि एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो ग्रेटर फोर्स की तरफ है, ठीक है। अब ए और बी मेरे पास दो फोर्सेस हैं, ए और बी में से मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ग्रेटर फोर्स की तरफ होगा, ठीक है। अब ए और बी में से मेरे पास जो बड़ी फोर्स है वो कौन सी है, मेरे पास जो बड़ी फोर्स है वो 2x है, यानी कि बी वाली फोर्स है। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू मेरे पास वही होगी जो मेरे पास बी की वैल्यू, यानी कि आर की वैल्यू मेरे पास बी आ रही है और बी की वैल्यू कितनी है, वो मेरे पास 2x है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि हमारे पास द एंगल बिटवीन दैम कितना होगा, यानी कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमारे पास कितना होना चाहिए। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो होगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। यह हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब आर जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे 2x, ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है x उसका स्क्वायर, बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2x, इस 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू, टू फॉर्मूले का है, ए की वैल्यू है मेरे पास x, बी की वैल्यू है मेरे पास 2x, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। इसी कॉस ऑफ थीटा को मुझे जो है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा का हमारे पास जो थीटा है वो बेसिकली एंगल है बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। ओके, अब ये बन गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू अंडर रूट, जब स्क्वायर एक्स के ऊपर अप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर 2x के ऊपर अप्लाई होगा तो बन जाएगा 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय ये वाला x इस x को मल्टीप्लाई कर देगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस का 2x स्क्वायर, और ये 2 हमारे पास जो ये वाला 2 है ये उस 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 4। ओके, दैट इज, मैंने थोड़ी सी गलती कर ली थी, दैट इज 4x स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एस बी एस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके बन गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x² प्लस का 4x² कॉस ऑफ थीटा। सॉरी दिस इज प्लस, ठीक है। तो x² प्लस का 4x², ये आपस से मिलके आपके पास बन जाएंगे 5x²। ये 5x² यहाँ पे हमारे पास प्लस का है, जब वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 5x² इक्वल्स टू 4x² कॉस ऑफ थीटा। जब 4x² में से हमारे पास माइनस का 5x² चले जाएंगे तो वो आपके पास बन जाएगा माइनस का x² इक्वल्स टू 4x² कॉस ऑफ थीटा। तो ये वाला x इस x को कैंसिल कर देगा और ये 4 आपके पास जो है वो नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/4। यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/4 आएगी। थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/4, ठीक है, विच इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो टी है वो आपके पास बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसी कॉस इनवर्स को ना मैथ्स वाली बात जानते हैं, इसी कॉस इनवर्स को हम लोग जो है वो आर कॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी कॉस इनवर्स को आप जो है वो आर कॉस भी लिख सकते हो। Question number 3. A Carnot engine takes 300 calories of heat at 500 Kelvin and rejects 150 Kelvin of heat into the sink. The temperature of the sink is। अब हमें पता है कि कार्नोट इंजन बेसिकली हमारे पास एक हाइपोथेटिकल एक इंजन होता है, ठीक है, जो कि एजम्पशंस के ऊपर काम करता है और इसके ऊपर हमारे पास आइडल गैस आती है। अब इसकी हमारे पास एफिशिएंसी या फिर इसकी हमारे पास जो थर्मल एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा थर्मल एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस का T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। एक ये फॉर्मूला होता है। एक और इसका हमारे पास हीट के रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, वो होता है N इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी डेल्टा डब्ल्यू को आप ओपन करके लिखते हो Q1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। अब हमसे कह रहे हैं कि आपके पास एक कार्नोट इंजन है जो कि 300 कैलोरीज की जो हीट है वो ले रहा है। आपके पास जो कैलोरी है वो आपके पास हीट का यूनिट है, ठीक है। और अगर आप कैलोरी से जूल के अंदर जाना चाहते हो तो आपके पास जो 1 कैलोरी होता है वो 4.21 जूल के बराबर होता है। आपके पास जो 1 कैलोरी होता है वो 4.21 जूल के बराबर होगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि आपके पास एक कार्नोट इंजन है जो कि हीट ले रहा है 300 कैलोरी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हीट हम लोग कार्नोट इंजन को प्रोवाइड करते हैं वो Q1 होता है, वो हमारे पास 300 कैलोरी, ठीक है। और आपके पास और किस टेम्परेचर पे ले रहे हैं, 500 केल्विन पे ले रहे हैं, यानी कि आपके पास T1 का टेम्परेचर आके 500 केल्विन आ गया। एंड रिजेक्ट 150 कैलोरी। अगर कहीं पे भी आपको रिजेक्ट लिखा हुआ नजर आ जाए या कहीं पे भी आपको जो है वो एक्सपेल्ड लिखा हुआ नजर आ जाए, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये Q2 की वैल्यू है। Q2 की वैल्यू हमें गिवन की हुई है 150 कैलोरी, ठीक है। हमें हमसे पूछ रहे हैं कि आप जो है वो T2 पता लगाइए, लेकिन T2 पता लगाने से पहले मुझे उनकी थर्मल एफिशिएंसी भी पता लगानी होगी, ठीक है। तो थर्मल एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला बनता है थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू Q1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या सर आप कैलोरी को जूल के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो करके दिखाते भी हैं आप, ठीक है। सो आपके पास Q1 कितना है, 300 कैलोरी है, ठीक है। और 1 कैलोरी आपके पास 4.2 जूल के बराबर होता है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4.21 जूल माइनस Q2। Q2 जो है वो आपके पास 150 कैलोरी के बराबर है और 1 कैलोरी जो होता है वो आपके पास बराबर होता है 4.21 जूल के, तो यहाँ पे आ गया 4.21 जूल मल्टीप्लाई बाय Q1। Q1 आपके पास 300 है और 1 कैलोरी आपके पास 4.21 जूल के बराबर होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4.21 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो आपके पास 4.21 जूल है यहाँ का और आपके पास जो यहाँ का 4.21 जूल है, ये आपके पास जो है वो कॉमन निकल जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास 4.21 300 माइनस का 150 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। 4.21 से आपके पास नीचे वाला 4.21 कैंसिल हो जाएंगे और 300 माइनस का 150 आपके पास बराबर होता है 150 के। अब 150 ऊपर है और 300 आपके पास जो है वो नीचे है। तो अब आपके पास दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होंगे, 3 1 जा 3 होते हैं और 3 5 जा 15 होता है, यानी कि उस सूरत में आपके पास जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कितनी है, थर्मल एफिशिएंसी आपके पास 50%। कितनी एफिशिएंसी है आपके पास, थर्मल एफिशिएंसी आ रही है आपके पास 50%। अब हम लोग जो है जो सिंक का टेम्परेचर है उसको हम लोग बआसानी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्मल एफिशिएंसी आपके पास आ रही है 50%, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, दैट इज 50 इक्वल्स टू T1 माइनस का T2
अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस 50 अपॉन T1 को आप इस जगह पे लिख लें तो ये बन जाएगा आपके पास 50 अपॉन 100। इस T1 को वहां लिया है तो मल्टीप्लाई बाय T1 इक्वल्स टू T1 माइनस का T2, ठीक है। अब आपके पास एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 1 5 होता है और 5 2 10 होता है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय T1। अब T1 की जो मुझे वैल्यू गिवन है वो गिवन की हुई है 500 इक्वल्स टू T1 माइनस का T2, ठीक है। तो 2 1 2 होगा, और मेरे पास जो 2 × 25 होता है वो 50 होता है, और जीरो का जीरो मेरे पास लगेगा। तो 250 इक्वल्स टू T1 माइनस का T2। अब इस T2 को वहां लिया है और 250 को वहां ले जाए तो T2 इक्वल्स टू T1 माइनस का 250। T1 की वैल्यू जो है वो हमें गिवन की हुई है 500, और 250 हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो 500 माइनस का 250 आपके बनेगा 250 केल्विन। यानी कि आपके पास जो सिंक का टेम्परेचर है वो कितना आएगा, सिंक का टेम्परेचर जो है वो आपके पास आ रहा होगा 250 केल्विन, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, two resistors of 6 ohm are connected in parallel and third of 3 ohm is connected in series with them। आपने बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं, सी के टी सर्किट की शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपके पास सी के टी होती है। तो अगर मैं इसकी सर्किट डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, यानी कि एक रेजिस्टेंस एरी और एक रेजिस्टेंस हमारे पास एरी, ठीक है। ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो ये वैल्यू हमारे पास 6 है, तो नीचे वाली वैल्यू भी हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। और जो तीसरी रेजिस्टेंस है जो कि 3 ओम है, वो इन दोनों के साथ हमारे पास पैरेलल जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि मेरे पास ये रही। आपने बताना है कि इनका हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी हो रही होगी, ठीक है। तो आपके पास पहले जो ये 6 है और ये वाला जो 6 है ये आपस में सॉल्व होंगे पैरेलल। जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल सॉल्व किया जाता है तो आपके पास बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 6 + 6। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन R1 + R2। अच्छा, याद रहे कि हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने के लिए फॉर्मूला है, तीन रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा सा चेंज होगा। तो आप इसका एक जनरल फॉर्मूला याद करो कि आपके पास हमेशा जब भी जो रेजिस्टेंस है अगर उनको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, चलता रहता है। ओके, तो मैं इसको 1/RE 1/R1 से ही सॉल्व करा लेता हूँ, ये काफी ज्यादा जो है हमारे पास इजी हो जाएगा, ठीक है। सो अब जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/6 प्लस 1/6। अब नीचे नंबर सेम हो तो आप उनको एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर आपके पास एज इट इज आएंगे, तो 1 + 1, 1 + 1 अगर बराबर हो जाए 2 के, तो 2 ऊपर आपके पास 6 नीचे, तो 2 1 2 होगा और 2 3 6 होगा, तो यानी कि आपके पास 1/RE की वैल्यू आपके पास आएगी 1/3। यानी कि आपके पास जो RE है उसकी वैल्यू आपके पास आ रही होगी 3 ओम। अब ये जो 3 ओम है जो कि पैरेलल कनेक्ट है, ये 3 ओम के साथ सीरीज के अंदर सॉल्व होगा। तो जब भी रेजिस्टेंस जो है जब वो सीरीज के अंदर सॉल्व होते हैं तो उनको हम लोग सिंपल ऐड करते हैं, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 3 + 3 यानी कि 6 ओम, which is option number D is the right answer. Question number 5. If a linear momentum of a body measured 50%, the kinetic energy of a body will increase। अब हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि कोई भी हमारे पास जो चीज होगी, कोई भी हमारे पास जो चीज होती है ना वो हमारे पास 100% होती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, परसेंटेज के रिस्पेक्ट से वो हमारे पास 100% होगा। कोई भी चीज हमारे पास 100% होगी, या कोई भी जो चीज होगी वो हमारे पास कितनी होगी, कोई भी चीज हमारे पास जो है 1 होगी। इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से बात की जा रही है, तो कोई भी चीज हमारे पास कितनी होगी, 100% होगी। इस 100% के अंदर हम लोग जो है वो 50% का इजाफा कर रहे हैं, यानी कि P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 50 + 100 यानी कि 150% आएगी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज मालूम करें या काइनेटिक एनर्जी का आप जो है वो चेंज फाइंड आउट करें, ठीक है। इस तरह के केसेस के अंदर हम लोग यूजुअली चेंज फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होगा K.E इक्वल्स टू P² / 2m। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो रिलेशन है मोमेंटम के साथ एक तो डायरेक्ट है, ऊपर से स्क्वायर के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ से अपना एक अदर फॉर्मूला लिख लूँ तो वो बन जाएगा K.E1/K.E2 इक्वल्स टू P1² / P2²। आपके पास जो P1² है, ओके, आपके पास जो P1² है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 100%, और जो P2 है उसकी वैल्यू आपको गिवन की है 150।
अब इसका स्क्वायर करना है ना। अब आपके पास दो जीरो से, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक जीरो से आपके पास जो है वो एक जीरो कैंसिल होगा, और फाइव थ्री से 15 होगा, और फाइव टू से 10 होगा, तो यानी कि ये आपके बन गया 2/3 का स्क्वायर। 2/3 का स्क्वायर आपके बराबर होगा 4/9 के, और इसकी वैल्यू आपके पास इक्वेट है k.E1/k.E2। अब आप जो है वो k.E2 की जो वैल्यू है उसको सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा k.E2 इक्वल्स टू 9 × अब यूजुअली इस तरह के केसेस के अंदर हमेशा हम लोग जो है वो फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब ये होता है कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का आप जो है वो चेंज ऊपर रखें, उसको डिवाइड कर दें इनिशियल वैल्यू से। तो फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला हमारे पास होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालते हैं k.E2 यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस का k.E1 अपॉन k.E1। ओके, k.E2 की आपके पास जो वैल्यू है वो आ रही है 9 k.E1/4, k.E टू की वैल्यू थी, k.E1 की वैल्यू आपके पास आ रही है k.E1, क्योंकि कोई भी चीज आपके पास 1 होती है 100% होती है, डिवाइडेड बाय k.E1। ओके, अब आपने इसका एसएम लेना है। एसएम लेने का तरीकेकार ये होता है कि नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 9 k.E1 माइनस का 4 k.E1/4, और नीचे आपके पास आएगा k.E1। ठीक है, सो 9 - 4 जो होगा वो आपके पास बराबर होता है 5 के, तो ये बन गया आपके पास 5/4, और ये k.E1, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपके पास जो k.E1 है ना वो इनके साथ साथ चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। ओके, और ये आएगा आपके पास k.E1। ठीक है, अब क्या इस फ्रैक्शनल चेंज को ना हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं, दैट इज 100 से, तो ये पूरा का पूरा आपके पास 100 से भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज के अंदर हमें जो है वो आंसर चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब 4 × 1 = 4 होता है, 4 25 से आपके पास 100 होगा, और 25 5 से आपके पास बराबर होगा 125% के, और k.E1 से k.E कट जाएगा, तो आपके पास जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा होगा मोमेंटम होगा कैसा आ रहा होगा, वो आपके पास आ रहा होगा 125%। अगर आप सिर्फ इस एक एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ लोगे, तो आपके पास जितने भी केसेस होते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी के, ठीक है, वो आपसे खुद ब खुद ही सॉल्व हो रहे होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो रहे होते हैं, और वो मेथड आपके पास ये होगा। तो अगर आप इस एक मेथड को समझ लोगे, तो जितने भी आपके पास मेथड होंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो आपके पास सिमिलर पैटर्न के ऊपर ही जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल देन सेंटीमीटर फोर्स बिकम्स। अब देखो आपके पास जो सेंटीमीटर फोर्स होता है उसका फॉर्मूला आपके पास होगा FC इक्वल्स टू mv² अपॉन r। अब देखने से तो ये वाली बात जाहिर है कि आपके पास जो सेंटीमीटर फोर्स है उसका जो आपके पास जो रिलेशन है रेडियस के साथ वो कैसा है, इनवर्स है। तो यानी कि अगर मैं रेडियस को डबल करूंगा तो सेंटीमीटर फोर्स कितनी होगी, मेरे पास कम होगी। रेडियस को मैं 2 टाइम बढ़ा रहा हूँ, तो सेंटीमीटर फोर्स 2 टाइम्स कम होगी, विच इज हमारे पास यहाँ पे हाफ आंसर आना चाहिए था, लेकिन ये आंसर हमारे पास गलत होता। ठीक है, इसी वजह से गलत होता क्योंकि हमारे पास जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, AC = v² अपॉन r होता है। और रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास जो v होता है वो r ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, तो v की जगह पे हम लोग r ओमेगा जो है वो पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा FC = m r² ओमेगा² अपॉन r। अब इस एक r की वैल्यू में से वन जो है वो r की वैल्यू 2 माइनस हो जाएगा, सॉरी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास mr ओमेगा²। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स है उसका रिलेशन हमारे पास जो रेडियस है उसके साथ डायरेक्ट है, और जो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है उसका भी हमारे पास जो रिलेशन है रेडियस के साथ वो डायरेक्ट होता है, वो इनवर्स नहीं होता। तो अगर आप जो है रेडियस की वैल्यू को किसी भी सर्कल में बॉडी घूम रही है उसकी वैल्यू को डबल कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर फोर्स है वो भी आपके पास क्या होगी, वो भी आपके पास डबल होगी, विच इज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको आप यहाँ पे नोट डाउन करते रहना। ओके, और जो सारी की सारी चीजें हैं इनको आप नोट डाउन करते रहना, ताकि जो है आपको काफी ज्यादा जो है वो इजी है, वो इजी हो जाए। ठीक है, सारी चीजें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट कैन बी अचीव बाय द बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। अब जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा, दैट इज v = √x0² माइनस का x²। अब आपके पास जो मीन पोजीशन होती है
मीन पोजीशन पे आपके पास जो बॉडी की वेलोसिटी है, ठीक है, मीन पोजीशन पे आपके पास जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, वो कैसा होता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाता है जीरो मीन पोजीशन के ऊपर। तो आपके पास ये बन जाएगा वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर। ओके, अब आपके पास जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा एक्स नॉट। तो आपके पास वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट होगा, क्योंकि मेन पोजीशन पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो कैसा हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो जिस ऑप्शन नंबर नन जो है वो इसका राइट आंसर है। तो द यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेसेस, अब हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो होगा एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ओके, अब कूलम्स कांस्टेंट की मैं यूनिट की बात करूं तो वो हमारे पास बन जाएगा के इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन मल्टीप्लाई बाय क्यू टू। यानी कि फोर्स का हमारे पास जो यूनिट चलेगा वो चलेगा न्यूटन, डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट चलेगा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। लेकिन जो कूलम कांस्टेंट का हमारे पास यूनिट है, अगर परमिटिविटी का हमें यूनिट चाहिए तो वो इसका इनवर्स बनता है, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो परमिटिविटी का यूनिट चल रहा होता है, विच इज ऑप्शन नंबर नन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, energy acquired by the charged particle of two electron moving through a potential difference of 5 volt is। अब सिनेरियो ये है आपके पास कि k डॉट ई इक्वल्स टू क्यू वी नॉट आपके पास जो है वो फॉर्मूला होता है। अब आपके पास जो q है, ओके, उसका फॉर्मूला आपके पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 20, ठीक है, क्योंकि e की वैल्यू आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 20 होती है। अब आपके पास जो वोल्टेज है, ठीक है, उसका फॉर्म उसकी जो वैल्यू है वो गिवन की हुई है हमें 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब अगर आपने सबको मल्टीप्लाई करना हो तो आपका जो आंसर आएगा वो जूल के अंदर आएगा, ठीक है, जूल के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो आंसर है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, तो आप क्या करोगे, आप जो है इस जूल की वैल्यू को आप डिवाइड कर दोगे 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 20 से। तो आपके पास जो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 20 है, ये इसको कैंसिल कर देगा, 5 टू 10, यानी कि फिर आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, वो आपके पास आ रहा होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज ऑप्शन नंबर डी, नन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड। देखो, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग कह रहे होते हैं रेजोल्यूशन, क्योंकि रेजोल्यूशन का जो मतलब होता है वो आपके पास होता है ब्रेक करना। सो दिस इज ऑल अबाउट कि वो एमसीक्यू जो कि यूईटी के पास पेपर्स में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडेंस लेक्चर। जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह।